वर्ल्ड कप क्वालिफायर के कल जो है फिक्सर्स कहीं ना कहीं अनाउंस हुए और फिक्सर्स की अगर हम बात करें तो सारी अपडेट्स हमने डेल क्रिकेट ने आपके सामने सबसे फास्टेस्ट रखने की कोशिश की। जैसे ही आईसीसी की तरफ से रिवील किया गया सारी चीज़ें हमने आपके सामने रखी और साथ साथ में इससे पहले हमने एक आपके सामने वीडियो प्रेजेंट किया जिसमें सारी डिटेल्स में हमने आपको समझाया कि किस तरह का स्ट्रक्चर रहने वाला है, ग्राउंड्स क्या रहने वाले हैं और किस तरह से वार्म अप मैचेस मिले हैं, फिक्सर्स किस तरह से रहने वाले हैं, कौन से मैच दिखाए जाएंगे नहीं दिखाए जाएंगे। हमने आपको इस तरीके से भी वीडियो में कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की है कि कौन से वो 10 मैचेस हैं जो ब्रॉडकास्ट वगैरह नहीं होंगे। उस वीडियो को जाकर जरूर चेक करिए। वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि हाँ उसमें फिक्सर्स वार्म अप है, उसमें और भी बहुत कुछ है जो अलग से आपको शायद कहीं ना मिले, लेकिन डेल क्रिकेट ने उस वीडियो में प्रोवाइड कराई है। खास करके लास्ट के 6 मिनट्स में उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ हट के आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो ऊपर भी ये बटन आई बटन में वीडियो आ रहा है, जाकर उसे ज़रूर चेक करिए। खैर अब यहाँ पर कल हमने आपके सामने कहा था कि बात की जाएगी वार्म अप मैचेस जो कहीं ना कहीं टीम्स को दिए गए हैं उसको लेकर, और उसमें खास करके पॉइंट जो होगा कि नेपाल के मैचेस को लेकर डेफिनेटली जी हाँ। यहाँ पर अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें यहाँ पर तो एशियट्स की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो जो स्कॉटलैंड और समझने की कोशिश करते हैं आखिर किस बेसिस पर ये जो वार्म अप मैचेस हैं दिए गए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ पर ओडीआई रैंकिंग के बेसिस के हिसाब से आप देखेंगे कि शायद ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से कुछ सेलेक्ट किया गया है, जो कि ऐसा होता नहीं है, पता नहीं वार्म अप मैच थोड़ा ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से। फिर मान के चलिए कि जब आईसीसी बहाने देने बैठे तो मान लीजिए उन्होंने बहाना नंबर 1 दिया कि हमने ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से डिसाइड किया, तो ओडीआई रैंकिंग के हिसाब से तो स्कॉटलैंड के बाद नेपाल आता है और नेपाल इन कुछ टीमों से यहाँ पर काफ़ी ऊपर रैंक है। एशियट की अगर मैं बात करूँ तो फिर वो कहाँ गए, उनका फुल मेंबर्स के साथ मैचेस क्यों नहीं गया। उसके बाद अगर वो ये चीज़ देखें कि नहीं हमने जो भी जी बहाना नंबर 2 की अगर हम बात करें वो ये दे कि हमने उसमें जो भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जो पाथवे हुए हैं, उसके जो स्टैंडिंग्स के हिसाब से हमने यहाँ पर टीम्स जो है उनके हिसाब से उनको फुल मेंबर्स के खिलाफ वार्म अप मैचेस मिले हैं। तो अगर ऐसा है तो नीदरलैंड चलिए ओडीआई सुपर लीग में ठीक है, स्कॉटलैंड ने वर्ल्ड कप लीग 2 जीता और टॉप 3 में वो तीनों के तीनों थे, ओमान, नेपाल और स्कॉटलैंड, ये तीनों थे। लेकिन फिर यूएसए को किस तरह से मिल गया, यूएसए को अगर स्टैंडिंग हिसाब से यूएसए क्योंकि क्वालिफायर प्लेऑफ तो एक और क्राइटेरिया था, एक वो टूर्नामेंट था जहां पर चैलेंज लीग ए की टीम के लिए एक रास्ता था कि आप भी वहां पर पहुंच सकते हैं और जिनसे क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में कुछ नहीं हुआ वो जाकर वहां पर ट्राई कर सकते हैं। वो तो और डिमेरिट वाला टूर्नामेंट था इन टीम्स के लिए, खास करके यूएसए यूएई ये लोग तो बहुत ऊपर से नीचे गए थे। जर्सी और कनाडा के लिए तो वो टूर्नामेंट अच्छा था, लेकिन इनके लिए तो नीचे था। तो यूएसए को किस तरह से मिला, यूएई को किस तरह से मिला फुल मेंबर्स के खिलाफ वार्म अप मैच, ये भी कहीं ना कहीं लॉजिक बिल्कुल काम यहाँ पर करता हुआ नजर नहीं आता। कोई भी बहाना जो है वो फिट यहाँ पर बैठ ही नहीं सकता। आखिर कौन से बेसिस पर जो है यूएई, यूएसए, ओमान, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड इन सबको वार्म अप मैचेस जो है वो फुल मेंबर के खिलाफ मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 भी हैं, आगे बात जरूर करेंगे, मिल गए। लेकिन नेपाल को यहाँ पर दोनों के दोनों मैचेस जो ओमान और यूएई के खिलाफ मिला है। डेफिनेटली डेल क्रिकेट ये क्लियर कर सकता है, कोई भी आकर हमारे साथ ये डिबेट कर ले इस बात उसको हम बेहतरीन तरीके से जवाब दे सकते हैं कि आखिर कोई भी वैलिड रीज़न या लॉजिकल रीज़न बनता ही नहीं है कि आखिर किन वजहों से नेपाल को यहाँ पर वार्म अप मैचेस नहीं मिले। आप रीज़न दे ही नहीं सकते, कोई भी रीज़न स्टैंड करेगा ही नहीं इस चीज़ के सामने। और आप चाहते हैं कि हाँ आपके पास रीज़न है, आप डिबेट करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल ज़रूर करिए, फिर हम भी आपके सामने डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार है कि आखिर कौन से वैलिड रीज़न की वजह से नेपाल को जो है वो फुल मेंबर के खिलाफ कम मिनिमम 1 वार्म अप मैच नहीं मिला। अब देखिए ये तो एक पहलू हो गया, ठीक है, यहाँ पर 2-3 पहलू इस चीज़ के समझने की ज़रूरत है। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नेपाल के साथ ही आखिर क्यों किया गया, इसके पीछे आपको क्या लगता है, रीजंस क्या है? नहीं ज़रूर, देखिए एक तो बहुत बड़ा कारण है कि अगर आप देखेंगे जिन टीमों को यहाँ पर दिया गया है, जैसे यूएई, ओमान है, यूएसए यहाँ पर है, यूएसए को इसलिए दिया गया है कहीं ना कहीं वहाँ पर आईसीसी अपना फ्यूचर तलाश रहा है। बहुत ज़्यादा ये हार्श फैक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा हार्श फैक्ट है, ये कोई नहीं बताएगा, वो आपको सूट बूट पहनकर टाई वाली बात हमारी लाइन वही रहेगी, आपके सामने पेपर में कुछ और दिखाया जाता है, रियल में ऐसा नहीं। लेक्चर में कुछ बोल दिया जाएगा कि हम इनिशिएटिव लेंगे, आगे प्रोग्राम चलाएंगे, नेपाल में बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम ये करेंगे। खैर वो बात अलग है, इस फालतू की बातें होती है। लेकिन यूएसए में मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है उनके पास, यानी कि अगर आप कहेंगे आईसीसी चाहता है कि यहाँ से भी हमें बहुत मोटे तौर पर रेवेन्यू मिले, जहाँ पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, वहाँ से बताने की ज़रूरत नहीं है, सिलिकॉन वैली से कौन कौन आता है इस बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर
और आईसीसी वो भी चाहता है, ये मजाक नहीं। वहाँ मार्केट बनाना चाह रहा है। अगर आप किसी को लग रहा हो कि अरे सिलिकॉन वैली से कैसे आईसीसी पहुंच जाएगा वहाँ तक या कैसे इन फंड उठाएगा वहाँ तक, तो आपको बता दें मेजर लीग में जो है सत्य नडेला का जो माइक्रोसॉफ्ट का, माफ़ कीजिएगा, उनका भी एक स्टेडियम में कुछ शेयर है, कुछ परसेंटेज है, और शाहरुख खान सर का भी उसमें भी शेयर है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो सिलिकॉन वैली की मैं बात कर रहा हूँ खासकर। आईसीसी वहाँ पर अपना फ्यूचर तलाश रहा है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब भी कोई दौरा करती है टीम इंडिया तो T20I यूएसए में रखवाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है जहाँ पर आईसीसी ये कर रहा है। और यूएई ओमान तो बहुत ही बड़ा कारण है, पीछे से बीसीसीआई का बैकअप है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएई को तो पीसीबी का भी बैकअप हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने, तो इसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। वो अपना बार बार कहकर एक किसी के द्वारा अब ये एक चीज़ ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। अब ये है, अब आप सोचते होंगे अच्छा इसका मतलब बीसीसीआई पीसीबी ने बोला इनको जाकर कि आईसीसी इनका वार्म अप मैच करा दो। नहीं देखिए, जब आईसीसी सामने बैठता है, ये बहुत ही हम आपके सामने वो पर्दे के पीछे ये बात बता रहे हैं। आप में से आधे लोगों को समझ में आएगा कि नहीं बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जब मीटिंग में बैठते होंगे तब कहते होंगे ये जो टीम्स आई हैं, अच्छा ओमान यूएई है, अरे ओमान यूएई तो हमें पता है किसकी फेवरेबल है, चलिए इनको कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज यहाँ पर दिया जाए, किसी एक का तो छीनना था। देखिए इतना क्लियर है। डेलगेट ये जरूर कहेगा स्कॉटलैंड और नेदरलैंड्स को जो मैचेस मिले हैं फुल मेंबर्स के खिलाफ, शायद दोनों मैचेस उनके फुल मेंबर्स के खिलाफ है, डेफिनेटली हम बिल्कुल मानते हैं उनको मिलने चाहिए थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। स्कॉटलैंड और नेदरलैंड फुल डिजर्व करते थे कि उन्हें फुल मेंबर्स के खिलाफ मैचेस मिले। नेदरलैंड ओडीआई सुपर लीग से वहाँ पर आए हैं, उन्होंने पहले एक मुकाम कमाया था, क्योंकि वो चीज़ अभी भी चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, उसके बाद जाकर फिर से वापस से सब कुछ नॉर्मल रोड पे आ जाएगा। और स्कॉटलैंड वो वर्ल्ड लीग के चैंपियन थे, वो जीता था उन्हें टूर्नामेंट। तो डेफिनेटली उन दोनों को वो दोनों डिजर्व उनको मिला है। डेलगेट पूरी तरह से इस पर सहमत है, उन दोनों को मिलना ही मिलना चाहिए था। लेकिन बाकियों को यहाँ पर लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आया कि आखिर बाकियों को वो लॉजिक आपने आपको बता दिया सिंपली, जो है आप समझा रहे थे। अब आप कंटिन्यू करो। जरूर देखिए, इस पर कंटिन्यू की बहुत ज़रूरत, जो बातें हैं वो मोटे तौर पर हैं ही, यहाँ पर पूरा घुमा फिरा ये मनी मैटर करता है, मनी एंड पावर। क्योंकि यूएई और ओमान से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं वहाँ आईसीसी को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। और हाँ, आपको लगता होगा यूएई ओमान कितना देते होंगे, हम फिर से कहेंगे पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये पर्दे के पीछे की बात आप है। वो मत देखिए कि स्टेडियम खाली है, बस ये है, उससे नहीं दिया जाता। ये देखिए कि अबू धाबी T10 में आखिर ये T10 चल कितने सालों से रहा है, आईसीसी से सैंक्शन कैसे कर देता है हर बार। तो ये सब चीज़ें अपने आप में है। IL T20 इतना बड़ा है, कैसे इतना अचानक से दुनिया की सेकंड रिचेस्ट लीग एक एसोसिएट नेशन ने चालू करवा दी, और इतनी आसानी से हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब बहुत सर्कल है, जिसमें सर्कल में बहुत सारी नेशनल टीमें भी हैं, कुछ इंडिविजुअल बॉडी भी मौजूद है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें गौर करने की। और यूएसए में वो अपना क्रिकेट तलाश रहे हैं, तो सीधी सी बात है, ये कुछ रीज़न है यूएई ओमान का एक फाइनेंशियली बैक स्टेज मदद करना, और यूएसए में आईसीसी खुद वहाँ पर तलाश रहा है फ्यूचर। जी हाँ, जैसे आप देख रहे हैं कि यूएसए में पिछले 2-3 सालों से आपने खुद देखा होगा कि काफ़ी तेज़ी से कहीं ना कहीं क्रिकेट में आईसीसी भी इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप का को होस्ट भी उन्हें दे दिया। न्यूज़ काफ़ी आई कि शायद यूएसए ना कर पाए। देखिए आप ये एक चीज़ और देखिए, यूएसए क्रिकेट बोर्ड में इतनी ज़्यादा झमेले चलते हैं, कभी ये इलेक्शन डायरेक्टर का पता नहीं, ये पता नहीं, वो पता नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर आईसीसी कुछ खास जो है उनको कार्रवाई कुछ करता हुआ नजर हमें नहीं आता। उल्टा उसी ये सब जानते हुए भी उन्होंने T20 वर्ल्ड कप की होस्टिंग तक उनको दे रखी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्लियरिटी है कि सामने कुछ भी कह लें, लेकिन पीछे जो है चीज़ें यही सब चलती है। तो एक तो किसी को बलि का बकरा उन्हें बनाना था, और उन्हें लगा कि चलिए नेपाल को हम नेपाल यहाँ पर है तो इन पे कहीं ना कहीं सारी चीज़ें डाल दी जाए। स्कॉटलैंड नेदरलैंड, जैसे मैंने पहले भी कहा, उनको डेलगेट भी मानता है कि उनको डेफिनेटली दोनों के दोनों वार्म मैचेस फुल मेंबर के खिलाफ ही मिलने चाहिए थे। तो उसमें हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 की चैंपियन है और एक ओडीआई सुपर लीग में कहीं ना कहीं इकलौती एसोसिएट टीम बनी हुई थी। लेकिन उसके अलावा कोई भी रीज़न जस्टिफाई नहीं करता कि यूएई, ओमान और यूएसए को एक एक मिलता तो सबको एक एक मिलता, नेपाल को नहीं मिलता। जस्टिफाई नहीं कर सकते कि नेपाल को क्यों नहीं मिला, और यूएसए और यूएई जो कि क्वालिफायर प्लेऑफ से कहीं ना कहीं पहुंचे, उनको आखिर किस तरह से 2-2 मैचेस फुल मेंबर क्लब मिल गए, कैसे मिले वो हमने आपको बता दिया। आप 10 में से 2-3 लोग ही शायद उस बात पे यकीन करेंगे, उनको लगता होगा नहीं आईसीसी के एक आर्टिकल में तो ये कहा गया है, उन सर ने तो ये कहा था, वो बड़े सर ने तो ये कहा था, वो फिर आप यही सोचते रहिए, फिर ऐसे कटता ही चला जाएगा। लेकिन रियलिटी तो ये चेंज होने वाली है नहीं, क्योंकि डेलगेट आपके सामने वही चीज़ें रखता है कि पावर और मनी ने मॉडर्न क्रिकेट को लगभग बर्बाद करके रख दिया है। जो रियल क्रिकेट फैंस हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को ज़रूर समझेंगे। अब यहाँ पर इसका दूसरा पहलू एक है जो डेलगेट आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेगा। वार्म अप मैच अगर फुल मेंबर के खिलाफ नहीं मिले तो क्या हो गया?
सबसे बड़ी रीज़न ये है। अब यहाँ पर यूएसए, ओमान और यूएई को जो है दो यूएई और मेरे ख्याल से यूएसए स्कॉटलैंड, हाँ यूएसए को दोनों, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स को भी दोनों मैचेस जो है उन्होंने खिलाफ मिले। तो क्या इसका मतलब गारंटी हो गई कि वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए जा रहे हैं 2023 में? एक वार्म अप मैच, एक दो वार्म अप मैच उन्होंने खिलाफ खेल के जुड़ेगा नहीं, और वो भी जुड़ेगा नहीं करियर में, तो जुड़ेगा ही। जी हाँ, करियर में तो वो जुड़ने वाला है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर है। तो फुल मेंबर के मैचेस अगर उनको वार्म अप मैचेस उनके साथ उनको मिल भी गए तो फिर क्या हो गया? तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाकर कुछ बहुत बड़ा झंडे गाड़ देंगे। और क्या है, आपको लगता है कि यूएसए ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 खेलेगा? क्या आपको लगता है कि स्कॉटलैंड, नीदरलैंड, यूएसए ये सारे के सारे खेलेंगे? खेलना किसी दो को ही है ना, और दो को ही है, और दोनों की दोनों अच्छी टीम से नहीं हो सकती। और हो गई तो फिर बात ही क्या हो जाएगी फिर तो। और नीदरलैंड्स, माफ कीजिएगा, लेकिन नीदरलैंड्स ने तो इतने मैचेस खेल के आया फुल मेंबर के खिलाफ, लेकिन रिजल्ट बताइए आप क्या? हाँ, ये सबसे बड़ी बात। अब नीदरलैंड्स को क्या कितने वार्म मैचेस की जरूरत है? वो तो 24-25 ओडीआई सुपर लीग के मैचेस खेल कर आया, 25 मैचेस खेला, और लास्ट पे जाते आते भी उनका जो रिजल्ट है ओडीआई सुपर लीग में वो डिजास्टर से कम नहीं रहा। किसी को कैसा भी लगे, डेल रेटो वो डिजास्टर लगता है। 25 फुल मेंबर के खिलाफ मैचेस खेलने के बावजूद भी 50 साल हो गए, और आपका पॉइंट्स टेबल जो है वो खाली का खाली रह गया एक आध मैचेस के अलावा। तो ये क्लियर है कि आखिर फुल मेंबर खिलाफ मैचेस नहीं मिले तो क्या हो गया? आपकी तैयारी जो आप प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं उस पर फोकस करिए। हम नेपाल की बात कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए, उसमें ज़्यादा दमखम लगाइए। और नेपाल और यूएई और ओमान के खिलाफ जो आपके वार्म मैचेस हैं उसमें एक स्टेटमेंट पास करने की कोशिश करिए। स्टेटमेंट पास से मेरा क्या मतलब है, एंड आपको समझाना। नहीं, जरूर देखिए, यहाँ पर क्लियर कट बात है कि यहाँ पर ऐसा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको देना होगा, सिर्फ जीतना नहीं है, बस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनना होगा आपको। जब आपको यूएई ओमान वार्म अप में सामने आए, उनको यहाँ पर बहुत ही क्रश करके बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करते हुए, क्योंकि एट द लास्ट मोमेंट सब परफॉर्मेंस पर ही बात आ जाएगी। आप जितना अच्छा, जैसे आपने वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में खेला, जितना बेहतरीन तरीके से आपने 2023 में सब कुछ उलट के रख दिया, कितनों के मुंह पे आपने मार दिया, कितने खुश हो रहे थे पहले 2022 में, 2023 में आपके रिजल्ट से कितने रोने लग गए। जी हाँ, तो यही सब चीज़ें होती है, परफॉर्मेंस मैटर करता है। और आप नेपाल ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस करके दिखाया था वो आउटस्टैंडिंग था। यही चाहेंगे कि वार्म अप मैच में भी आप ऐसा खेलें, सारी एसोसिएट टीमें बहुत बेहतर खेलें, बहुत अच्छा रिजल्ट लाएं। लेकिन आप लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा बेईमानी हुई है, तो उसको तो और आपको पे बैक करना है। लड़ाई करके या गाली दे के तो ये होगा नहीं, गंदी चीज़ें होती हैं ये सब क्रिकेट में। और अगर आप खेल कर करें तो बहुत बेहतर है। खेल के तो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को आगे दिखाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वार्म अप मैचेस जो आपको 2 मिले, जो भी मिले, उस पर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहे। एक स्टेटमेंट जाना चाहिए कि अगली बार जो है एक बार फुल मेंबर को भी हमारे खिलाफ ट्राई करिए, फिर आप देखिए कि रिजल्ट जो है वो इसी तरीके के आएंगे। तो स्टेटमेंट पास होना चाहिए। 2018 की तरह नहीं होना चाहिए कि आप गए, वहाँ पर गए और खेल कर आ गए और कोई फुल मेंबर के खिलाफ कुछ खास हाथ लगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने हमारे बहुत सारे पहले की वीडियोज़ में ये चीज़ें सुनी भी होंगी कि जब इस तरह के क्वालिफायर इवेंट्स आते हैं, आईसीसी इवेंट्स के क्वालिफायर इवेंट आते हैं, यही एक मौका होता है। फिर जब आप T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में जाते हैं खेलने के लिए, तो यही मौके होते हैं स्टेट्स के पास क्योंकि इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा अटेंशन होती है वहाँ पर बहुत फुल मेंबर्स की और आईसीसी की भी। तो ये वो मौके होते हैं जहाँ पर आपको फुल मेंबर्स को हरा कर कहीं ना कहीं अपनी तरफ जो है अट्रैक्शन खींचना होता है वर्ल्ड का। लेकिन अगर आप वैसे मान लीजिए गए, आप कह रहे हैं कि वार्म अप मैचेस नहीं मिले और आप गए और आप आपके 2 वार्म अप मैचेस में से एक आप हार गए, या फिर मान के चलिए दोनों ही हार गए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर बताइए फिर क्या स्टेटमेंट रह जाएगा कि लो इन्हें फुल मेंबर के खिलाफ वार्म अप चाहिए था, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जीत नहीं पाए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। वहीं पर अगर आप दोनों मैचेस जीतते हैं, अच्छी तरीके से जीतते हैं, तो एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और सिर्फ यहीं पर स्टेटमेंट नहीं जाएगा, ये तो एक आधा अधूरा स्टेटमेंट रहेगा क्योंकि ये वार्म अप मैच है। वापस से कहेंगे वार्म अप मैच की अहमियत एक अलग है, वो वार्म अप नाम ही उसका वार्म अप है कि आप थोड़ा खुल जाइए, बस मतलब यही है। लेकिन जब आपके खिलाफ आपके 2 इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे ग्रुप स्टेज में फुल मेंबर के खिलाफ, वहाँ पर इस चीज़ का जवाब नेपाल को देना है अपनी परफॉर्मेंस से। ये सब चीज़ें, ये बातें वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आप कितना भी कहते रहे, आईसीसी के हम भी आप सब कहते रहते हैं कि वो जू भी नहीं रेंगती उनके कानों में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप कितना भी ट्विटर और फेसबुक और ये सब भरते रहे, वो कौन सा आपके बैक पे पड़ा है, अरे बहुत सीरियस हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता, उनकी कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, परफॉर्मेंस अगर आप करें तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। आप खुद देख लीजिए
प्रेशर बनता है, प्रेशर बनता है, परफॉर्मेंस से प्रेशर बनता है। तो डेफिनेटली जो आपका ग्रुप स्टेज मैचेस होंगे फिल्म मेमोरी के खिलाफ 2 मैचेस मिनिमम, 1 मैचेस हराकर एक स्टेटमेंट स्ट्रांग देना होगा। और अगर वहां पर स्टेटमेंट नहीं मिला तो डेफिनेटली 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी क्वालिफायर में भी अगर आप पहुंचे तो वहां पर फिर से इस चीज़ के लिए तैयारी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे हमने कहा कि फेयरनेस तो कुछ ज़्यादा रह नहीं गई है क्रिकेट में आजकल। वो सब कोई पावर और मनी के दम पर चीज़ें इधर उधर कर ली जाती हैं। एक और एग्जाम्पल है, और कितने एग्जाम्पल क्रिकेट आपके सामने रखता रहता है, ये एक और एग्जाम्पल सही। तो इसमें एक चीज़ क्या काम आएगी, आपका परफॉर्मेंस। अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं, यहाँ पर हरा देते हैं किसी प्लेयर को, तो फिर बात ही कहीं ना कहीं कुछ और हो जाएगी। तो क्लियर है नेपाल के लिए कि कोई बात नहीं, चलिए वार्म अप नहीं मिला, फेयरनेस नहीं है, ये तो क्लियर है। हमने कहा कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं किसी के पास वैलिड पॉइंट है कि आखिर क्या लॉजिक के बेसिस पर इस वार्म अप के फिक्सर्स को रखा गया है। खास करके नेपाल की अगर हम बात करें, ओवरऑल सारी एशियन टीम्स को ऑल द बेस्ट वार्म अप मैचेस के लिए। लेकिन ये स्पेसिफिक वीडियो उन्हीं के लिए था कि आखिर किन रीजंस की वजह से रखा, वो रीजंस हमने आपको समझाया और क्या करना होगा नेपाल को। सिंपल सी बात है, इन सब चीज़ों से बचकर कि कोसने वोसने से बचकर कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए वो अपने एकदम से फ्रस्ट्रेशन निकलती है, फीलिंग्स निकलती है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो हर कोई निकालता है, वो गलत नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया प्लेयर्स को इसका पे बैक करने का, वो परफॉर्मेंस के साथ ही कहीं ना कहीं प्लेयर जो है वो रिपीट हो सकता है, पे बैक हो सकता है। तो इंतजार करेंगे वार्म अप मैचेस का, और साथ साथ में कि नेपाल जो है किस तरह से इस चीज़ को ना भूलकर एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देता है फुल मेंबर्स को हरा के। लेकिन याद रखिएगा एक चीज़ और है, अगर आप फुल मेंबर्स के खिलाफ मैच नहीं जीत पाए या फिर वार्म अप मैच 1-0, एक आपने जीता एक हार गए, तो फिर आपका स्टेटमेंट जो है वो धरा का धरा रह जाएगा। वो स्टेटमेंट जाना ज़रूर चाहिए, एक जवाब इधर से पहुँचना ज़रूर चाहिए। लेकिन वो पहुँचेगा किस बेसिस पर, सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस के बेसिस पर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय।